नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज श्रीवास्तव। मुंबई की लाइफलाइन मतलब लोकल ट्रेन जो दौड़ती है तो कहते हैं कि मुंबई चलती है। यहां आते जाते कई अजनबी आपके लिए जिंदगी भर के अपने बन जाते हैं और डिब्बे में दो अजनबियों के बीच तू मैं भी रोजाना की बात है। ऐसी बहस में जल्दी कोई बीच बचाव भी नहीं करता है। यहाँ सब अपनी जल्दी में होते हैं या फिर थके हुए घर लौट रहे होते हैं। लेकिन मंगलवार की रात को इसी बीच इसी लोकल ट्रेन में एक फर्स्ट क्लास डिब्बे में जो हुआ उसने सामान्य सी नोक झोंक और अजनबियों के साथ अजनबियों के बीच जो अपनापन दिखता है और जो सुरक्षा की भावना होती है मुंबई में, उस भरोसे को हिला कर रख दिया है। बात इतनी सी थी कि मुंबई में लंबे इंतज़ार के बाद बारिश ने दस्तक दी। रात का वक्त था और लोकल का डिब्बा था। दरवाज़ा बंद करना है या नहीं करना, इसको लेकर बहस हुई और एक सिरफिरे ने 22 साल के एक युवा सेल्समैन मयंक लोहार की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। और उस वारदात के वक्त डिब्बे में करीब 30 और लोग मौजूद थे। ये बहुत ही छोटी संख्या है। डिब्बे में बहुत ज़्यादा, फर्स्ट क्लास के डिब्बे में 30 से बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं। लेकिन रात का वक्त था, बारिश हो रही थी तो कम ही लोग होंगे, मगर फिर भी 30 लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन मयंक तड़पता रहा और वो खूनी बोरीवली स्टेशन पर उतरकर आराम से फरार हो गया। बाद में हालांकि पुलिस ने उसे मुंबई के पास पनवेल से गिरफ्तार कर लिया। लेकिन आज बात सिर्फ एक कत्ल या गिरफ्तारी की नहीं है। आज बात है उन 30 लोगों की जिनमें हम भी हो सकते थे। हमारे आपके जैसे लोग ही होते हैं। और बात है उस सिस्टम की जिस पर भरोसा करके हम ट्रेनों पर बेखौफ सफ़र करते हैं। और बात है उस मुंबई स्पिरिट की जिसमें शायद थोड़ी और स्पिरिट जोड़ने की अब ज़रूरत है। इसी पर हम बातचीत करेंगे। आज हमारे साथ दो ख़ास मेहमान हैं। उनसे पहले आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं शाइना एनसी जो कि शिवसेना की नेता भी हैं, आप जानते होंगे, टीवी पर हमेशा देखते होंगे। साथ ही PS पसीरिचा साहब हैं जो पूर्व डीजीपी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। शाइना, पहले आपसे मेरा सीधा सवाल ये है कि जब आपने इस घटना के बारे में सुना, फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था? क्या भावना आपके मन में उठी? बहुत ही दुखद, क्योंकि सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगी कि मुंबई और महाराष्ट्र का अभिमान है तो हमारी संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति और सभ्यता कहती हूँ तो वो है लोगों को मदद करना। रेलवेज़ की आप बात कर रहे हैं, जब कोई भी नागरिक प्रवास करते हैं तो टिफ़िन शेयर करना। जिस ढंग से ये हादसा देखा है, और मैं ये हादसा ही कहूँगी क्योंकि ये मुंबई का DNA नहीं है। DNA मुंबई का यही रहा है कि लोगों के साथ अच्छे मन से काम करें, अच्छे भाव से उनको बचाएं। और मैं मानती हूँ कि बाईस्टैंडर्स जो हैं कोई भी लोकल ट्रेन पे, उनका भी इतना ही योगदान होना चाहिए जब कोई भी हादसा होता है। तो कहीं ना कहीं शर्म आती है। एक मुंबईकर होने के नाते मैं सिर्फ कह सकती हूँ कि ये दोबारा ना हो, इसके लिए ऐसे चर्चाओं और जैसे कि आपने आज आयोजित किया है, चर्चा की आवश्यकता है ताकि लोगों को पता चले क्या दृष्टि से लोग हमारे शहर को देख रहे हैं और आज विश्लेषण कर रहे हैं। पसरीचा साहब, जैसे साइना कह रही है और सभी को लगता है, मानना भी चाहिए एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि ये एक वन ऑफ इंसिडेंट है। लेकिन वन ऑफ इसलिए है क्योंकि इसमें मर्डर हो गया। हम लोग भी ट्रेन्स में ट्रैवल करते हैं और देखते हैं ट्रेनों में अक्सर बेवजह की बातचीत और झगड़े वगैरह होते हैं। और कई बार हमें ऐसा लगता है कि लोग शायद घर से कुछ तनाव लेकर आते हैं या अपने काम से, दफ्तर से, अपनी ज़िंदगी से, और छोटी सी बात पर ट्रेन में वो तनाव जो है वो बहुत ज़्यादा उभर कर सामने आता है। यही वजह है क्योंकि ये रोज़ आम दिनों की बात होती है, तो जो बाई स्टैंडर्ड्स होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते हैं अनलेस कि बहुत ज़्यादा मामला बढ़ जाए। क्या हमें, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? आप तो मुंबई महाराष्ट्र को भी जानते हैं, क्या हमें इसको वन ऑफ इंसिडेंट मान के इस पर बात करनी चाहिए या इस पूरे
पर्सपेक्टिव को हमें एक बार फिर से देखने की ज़रूरत है, जिसमें शायद अब लाइफ में तनाव ज़्यादा बढ़ गया है, तो उसके लिए हमें भी अपना ओरिएंटेशन थोड़ा चेंज करना होगा। ये घटना हमें क्या बताती है? देखिए, आपने और एनसी साइनर ने शुरुआत ही बहुत अच्छी कर दी है कि हम अपना कहीं पे प्रगति के पथ पे जाते हुए भी, ऊपर आते हुए भी हम कहीं खोए जा रहे हैं। संवेदनशीलता, सहनशीलता, एक जिंदगी के जीने का ढंग, जैसा शैना ने बोला, डीएनए हमारा कभी ऐसा नहीं था। कहीं पे हम रास्ता खो गए हैं और खोए जा रहे हैं। एक नेशनल कैरेक्टर का प्रश्न आ गया है अभी। एक खुद को कभी कभी लज्जा महसूस होती है, कभी कभी बड़ा दुख होता है कि क्या हो रहा है कि हम छोटी छोटी बात पे, जबकि ज़िंदगी में इतने सारी प्रॉब्लम्स हैं, हम पेशेंस खो रहे हैं, हम अपना आपा खो रहे हैं, छोटी छोटी बात पे हम झगड़ा कर जाते हैं। हालांकि पुलिस ने एक्शन तो ले लिया, बहुत अच्छा इंटेलिजेंट इन्वेस्टिगेशन करके सीसीटीवी के थ्रू पीछे जाके, बैकवर्ड जाके उन्होंने बंदा ढूंढ लिया, मिल भी गया। पर मेरा एक प्रश्न है पुलिस के लिए भी कि हाउ कम आरोपी अपने साथ एक चाकू रखा हुआ था उसने। हमें याद है पुराने टाइम पे इट वाज बहुत ज़्यादा सरप्राइज चेकिंग होती रहती थी लोगों की, ताकि कोई अगर हथियार लेके जा रहा है ऐसा जो कि अलाउड नहीं है या इस टाइप की चीज़ें, तो कई अच्छी डिटेक्शन भी मिल जाती थी। ये जरूर था कि कई बार लोगों को नाराज़गी भी होती थी कि भाई ये हमारी चेकिंग हो रही है, बट देन इट वाज ऑलवेज बाय एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। ये कोई रेगुलर नहीं होती थी, तो उसकी करके थोड़ा थोड़ा डर रहता था कि मैं ऐसी कोई चीज़ ना लेके जाऊं। तो मेरा प्रश्न ये है, उसके पास चाकू कहाँ से आया हुआ था? दैट मीन्स ही वॉज नॉट ए गुड पर्सन, ही वॉज ए क्रिमिनल माइंड। दूसरा, खैर वो दारू पिया हुआ था तो उस पर तो कंट्रोल नहीं कर सकते अगर पहले से दारू पिया हुआ है, अनलेस गाड़ी में बैठ कर दारू पी रहा है, तो ये भी चीज़ देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं अभी कुछ दिन पहले मैं भूटान गया, उसके कुछ महीने पहले मैं चाइना गया। इतना बढ़िया वहाँ पर एक नेशनल कैरेक्टर दिख रहा है आजकल मुझे। भूटान में तो मैं हैरान हो गया, इतनी डिग्निटी, इतनी डिसेंसी, सब छोटे से लेके बड़े तक सॉफ्टनेस। हम लोग बहुत ज़्यादा लाउड हो रहे हैं, बहुत अहंकारी हो रहे हैं, हमारी ईगोज, हमारी मतलब अजीब सा एक माहौल पैदा हो रहा है। तो आई थिंक अभी टाइम आ गया है कि जब हम बच्चों की एज से, छोटे बच्चों को, बड़े को तो आप जो खराब हो गए अभी हम चेंज नहीं कर सकते, हम उस पर उड़ चुके हैं, लेकिन जो छोटे छोटे स्कूल से टाइम से बच्चों में एक वो जो नेशनल कैरेक्टर बिल्डिंग है, जो सिविक सेंस है, जो आपस में प्यार मोहब्बत का माहौल, उस टाइप की चीज़ों की बेखर में एजुकेशन देना अभी से ही शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो हम रास्ते में भूल जाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ओवर। जी, जो बात पसरीचा साहब कह रहे हैं, थोड़े से ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में ये बात कही गई है, लेकिन अब बात सही है कि वहाँ से अगर आप बदलाव लाएंगे तो फिर उसका असर देखने को मिलेगा। लेकिन हम इस चर्चा को थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं लोकल पर और ज़्यादा से ज़्यादा मुंबई पर। मुंबई स्पिरिट की हम बात करते हैं, कई बार इसका भी हम मिसयूज़ करते हैं। हम मतलब ये तो अच्छी बात है कि अगर आपको सुबह चोट लग गई तो शाम को आप फिर चल पड़ते हैं उसी सफ़र पर। ये है मुंबई स्पिरिट, कुछ भी हो जाए मुंबई रुकती नहीं है, ये है मुंबई स्पिरिट। लेकिन साथ ही साथ मुंबई में कहा यह भी जाता है कि जो अजनबी हैं वो भी अजनबी नहीं होते। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि जो दोस्त है वो भी हमेशा अवेलेबल नहीं होते। यहाँ लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं, सबकी अपनी अपनी ज़िंदगी में अपने अपने रिक्वायरमेंट है। दूसरा, जो पहले जो मुंबई में ट्रेनों में ब्लास्ट हुए थे उसके बाद एक सख्ती थी, फिर हमने देखा अब इस बीच में पॉपुलेशन भी बहुत बढ़ गया, बोझ भी बहुत बढ़ गया। शाइना, ये बताइए जो मुंबई में जो लोकल है उसका जिस तरीके से ध्यान रखा जाना चाहिए या जिस तरीके से फोकस पहले था उस पर, अब चूंकि मेट्रो भी बन रहा है और बहुत सारे फ्लाईओवर्स वगैरह से भी हम
कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा ईज ऑफ किया जाए। क्या लोकल पर से हमारा ध्यान भी हट गया है, डिस्कोर्स में भी लोकल उस तरीके से नहीं है, और हमें ज़रूरत है कि एक बार फिर से हम डिफ़ाइन करें मुंबई लोकल में जो हम सफ़र करते हैं उसको कैसे हम पहले की तरह और हल्का और दबाव मुक्त बना पाएं। देखिए, सर्वप्रथम तो मैं ये कहूँगी कि मुंबई लोकल तो लाइफलाइन है ही मुंबई के। लाखों की तादाद में लोग आते हैं हर सुबह हर शाम। कोई लड़की आ रही है वसई विरार से 5 बजे सुबह उठ के टिफ़िन बना के फिर काम पे जाती है, फिर वापस जाती है, उनके मित्र मिलते हैं, उनके कलीग्स मिलते हैं। तो ये लाइफलाइन है और हमेशा रहेगा। ऑफ कोर्स भारत की आप बात करें तो पश्रीचा सर ने भूटान का हैप्पीनेस कोशेंट के बारे में जिक्र किया, और हम भी चाहते हैं कि ये हैप्पीनेस कोशेंट हो हमारे मुंबई में और पूरे भारत देश में। लेकिन 140 करोड़ की आबादी और भूटान जैसे देश की आबादी में ज़मीन अंतर का फ़र्क है। मैं सिर्फ कहूँगी कि मुंबई में स्ट्रेसफुल लाइफ है, रैट रेस है, सभी को पता है। लेकिन ये स्ट्रेस का मतलब है कि आप चाकू लेके किसी की हत्या करें। कानून का खौफ भी बहुत ज़रूरी है। हम मानेंगे कि ये एक हादसा है क्योंकि ये नॉर्मल कॉज नहीं है, लेकिन जब हम चेंजिंग डीएनए की बात करते हैं तो शुरुआत कब होती है? जब हम समाज में पहले ये स्वीकार करें कि ये है कलयुग, और कलयुग में जो अच्छे सज्जन हैं उनकी भी भूमिका होती है। द गुड नीड्स टू ओवरटेक द इविल, द गुड नीड्स टू ओवरटेक द बैड। आपने हाल ही में सुना होगा, पूना में एक हादसा हुआ जो रेलवे पे नहीं था, जहां एक 20 साल की लड़की अपने मंगेतर को ख़त्म करती है। 20 और 25 साल के ये नौजवान जो अच्छे घर से आते हैं, ये क्या कहता है? मुझे लगता है कि एक माँ होने के नाते मुझे अफसोस होता है कि ये युवा पीढ़ी क्यों विकृत मानसिकता और क्यों कानून को अपने हाथ में लेते हैं। रही बात लोकल्स पे हम वापस आएँ तो रेलवे पुलिस और रेलवेज़ स्वयं बहुत मेहनत करते हैं। मैं बल्कि प्रशंसा करती हूँ मुंबई रेलवेज़ को लेके, क्योंकि हर दिन आप सोचिए कि एक फॉल्टी लाइन या एक ऐसा हादसा और पूरा शहर स्टैंड स्टिल पे आता है। बारिश हो, गर्मी हो, कोई भी मौसम में इतनी भारी संख्या, तो कहीं ना कहीं मैंने जैसे कहा पहले, बाईस्टैंडर्स का भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है, और वो नैतिक जिम्मेदारी हर एक मुंबईकर को निभाना है। ठीक है पसरीचा साहब, ये बहुत अच्छे मोड़ पर ये बातचीत आ गई है। इसकी भी बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं। इससे पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें एक ऑटो वाले का झगड़ा हो गया एक बुज़ुर्ग व्यक्ति से, और बहुत ही वो दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें उसने बहुत बुरी तरीके से बुज़ुर्ग को मारपीट की, और फिर जो हुआ सब जानते हैं। वहाँ पे भी लोग खड़े थे, वीडियोस बना रहे थे। यहाँ पे भी वीडियोस बने हैं, लेकिन बीच बचाव नहीं हुआ। और मैं भी ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ, मैंने भी ये देखा है, लोग बीच बचाव करने से बचते हैं। आप उनको सीधे सीधे गलत भी नहीं कह सकते, क्योंकि अब पूरी जिम्मेदारी तो एक उनकी है नहीं। जो भी बाई स्टैंडर्ड्स होते हैं वहाँ पे उनकी पूरी जिम्मेदारी नहीं होती, आप नहीं डाल सकते। जो उनकी जिम्मेदारी होती है उसके साथ उनके ऊपर उनकी कई उलझने भी हैं, भाग रहे होते हैं लोग यहाँ, और तमाम तरह की व्यवहारिक बातें। लेकिन ये इंसिडेंट हमें बताता है, और हम अक्सर जो देख रहे हैं लोकल्स में जिस तरह की बातचीत लोगों की होती है, तो बीच बचाव करना ज़रूरी है ऐसा लगता है। एक बुज़ुर्ग होने के नाते और एक एक्स पुलिसमैन होने के नाते आप ये बताइए कितना इम्पोर्टेंट है, अगर समाज को ठीक रखना है तो हम सभी लोगों का उसमें कुछ ना कुछ इन्वॉल्व होना। नहीं, बिल्कुल हमारी सबकी जिम्मेदारी है, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है। हम अपने जो हमारे से एक एक्सपेक्टेड है, हमारी एक अच्छे नागरिक की जो जिम्मेदारी है, हम उससे कतराते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम उस दुविधा में पड़ के, पुलिस के चक्कर में पड़ के क्वेश्चन के जवाब देते रहें, विटनेस बने, बार बार कोर्ट में जाएं, क्योंकि हमारी जो लीगल प्रोसेसेस हैं वो भी बड़ी अनफॉर्चुनेटली ऐसी हैं, पुलिस से लेके कोर्ट से लेके, कि विटनेस को लगता है कि मैं इधर फंसा ही क्यों जिंदगी में। कई बार तो कई लोग जो एफआईआर दिए होते हैं
वो भी आना बंद कर देते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनको कभी कभी ह्यूमिलेशन महसूस होती है, कभी कभी उनको ऐसा लगता है जैसे हम ही आरोपी हैं। तो उस पर सबका कसूर है, पूरे सिस्टम का कसूर है कि हम लोगों में वो विश्वास नहीं दे पाए, वो ट्रस्ट नहीं दे पाए कि सारा सिस्टम आपके साथ खड़ा है अगर आप इसमें मदद करना चाहें। तो इसके करके एक बहुत बड़ा इशू है। ये कोई लोकल ट्रेन में नहीं, आप रस्तों में देख लो, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रेप्स हो रही हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, कई बार आग लगी है, डूब रहा है बंदा, आपको स्विमिंग भी आती है, लेकिन फिर आप पहले वीडियो पिक्चर लेना चाहते हो, सोशल मीडिया में डालना चाहते हो, आपको ये आपके दिमाग में कभी फीलिंग ही नहीं आता, आपका कैरेक्टर इतनी आपकी आत्मा मर चुकी है कि आपको कभी लगता ही नहीं है कि वो जो एक संवेदनशीलता, वो सेंसिटिविटी, वो कंपैशन कि मैं इसमें कुछ मदद करूं, ये एक बहुत बड़ा इशू है। सेकंड है कि जिंदगी में इतनी कठिनाइयां हैं, हमारी अपनी तकलीफें हैं, टाइम नहीं है समय पे पहुंचना। वो कहता है चलो इधर जाएंगे तो मेरा एक दिन की मेरी रोजी खत्म हो जाएगी, मैं खाना कैसे खिलाऊंगा अपने बच्चों को, मेरा एक दिन का पूरा खत्म हो। बड़े इश्यूज, ये बड़े इंट्रिकेटली, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेडली ये बहुत ज्यादा आपस में जुड़े हुए हैं। तो उसमें तो सिर्फ जिसको अपना बोल रहे हैं कि अपनी आत्मा को जगाने की बात है, आपने एक कैरेक्टर बिल्डअप होने की, बिल्डिंग करने की जरूरत है। तो वो चीजों में जब तक नहीं आएगा, आप जितनी मर्जी लेक्चर दे लो, जितनी मर्जी डिस्कशन टीवी पे कर लो या जहां पे मर्जी कर लो, उसका कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला जब तक आपकी अंदर की आत्मा नहीं जागती और आप नेशनल कैरेक्टर को बिल्ड नहीं करते जिसमें यू फील हम, वी, नॉट मी। तो अभी प्रॉब्लम है कि एम को उल्टा कैसे किया जाए, मी से वी कैसे बनाया जाए, ताकि सब लोग इकट्ठे मिलकर देश के लिए सोचे, एज अ सिस्टम, एज अ ग्रुप, एज अ नेशन। ओवर जी। तो नेशनल कैरेक्टर की बात हो रही है। साई ने ये बताइए, देखिए मुंबई में रहने के बाद बहुत सारी चीज़ें आप रियलाइज़ करते हैं। अगर आप देश के कई हिस्सों में, कई शहरों में रहे हो, उसके बाद भी जब आप मुंबई में रहते हैं तो कुछ चीज़ें आपको रियलाइज़ होती हैं जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं है, मुंबई में है, और शायद पूरे हिंदुस्तान को सीखना चाहिए मुंबई से। उसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बात जो आती है वो है महिलाओं की स्थिति समाज में, या महिलाओं के प्रति जो नज़रिया होना चाहिए एक स्वस्थ समाज का। मुझे लगता है कि भारत में अगर आप कुछ बेस्ट प्लेसेस खोजेंगे तो टॉप पर मुंबई आएगी, जो महिलाओं को की इज्जत करना जानती है। यहाँ पे इंसिडेंट्स भी कम होते हैं, ये एक बड़ी सीखने वाली बात है। दूसरी, किसी की फटे में कोई टांग नहीं अड़ाता, ये मुंबई की बहुत बड़ी खासियत है। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप मुंबई में सीखते हैं, मुंबई से सीख सकते हैं। अब हर कोई आके रह तो नहीं सकता, लेकिन पसरीसा साहब जिस नेशनल कैरेक्टर की बात कर रहे हैं, उसके उभरने की सबसे ज़्यादा माकूल परिस्थितियां अगर कहीं हैं तो मुंबई में है, ऐसा मानना चाहिए। जी हाँ, तो क्या मुंबई लीड कर सकती है और स्वीकारता भी? जी, तो क्या हम आपसे एक मुंबईकर होने के नाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या मुंबई में, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये भी मैं क्लियर कर दूँ, लोकल में भी जब झगड़ा होता है ना तो पॉलिटिकल बातें वहाँ पर भी आ जाती है। आपको देखना पड़ता है कि दो मराठी लोग आपस में लड़ रहे हैं, या एक मराठी और एक गैर मराठी लड़ रहा है, या दो गैर मराठी लड़ रहे हैं। ये सारे डायनेमिक्स भी प्ले आउट करते हैं मुंबई में। तो मेरा कहने का मतलब है कि मुंबई कितना तैयार है एक नेशनल कैरेक्टर का एग्जाम्पल सेट करने के लिए, और इस तरह की घटनाओं से सबक लेके क्या हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सर्वप्रथम तो इंट्रोस्पेक्शन, क्योंकि जब आप इंट्रोस्पेक्ट करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। जो हम यहाँ सिर्फ बैठ के वाहवाहकार करें तो फिर नहीं चलेगा। लेकिन मुंबई की एक विशेषता है उनकी हमारी कॉस्मोपॉलिटन स्पिरिट, जहाँ मैं कहना चाहूँगी कि लोकल ट्रेन्स में 7.5 लाख लोग रोज़ अप डाउन करते हैं। कभी हम पूछते नहीं कि आप उत्तर भारतीय हैं या गुजराती है या मराठी है। हाँ, भाषा से ज़रूर पता चलता है, भाषण से पता चलता है कि कौन किस आधार पे उनकी सोच है, उनके पॉलिटिकल एलिजेंसेस एक्सेट्रा। लेकिन जब आप नेशन बिल्डिंग की बात करते हैं तो शुरुआत कहाँ होता है? एजुकेशन से, घर से। तो समाज में भी ये वातावरण बहुत ही ज़रूरी है। हमें मानना ही पड़ेगा कि मुंबई में एक बिलो पॉवर्टी लाइन भी है,
बहुत सारे लोग जो हैंड टू माउथ चलते हैं, आपने देखा होगा कि वेस्टर्न लाइंस जो है, जो चर्च गेट धानु तक जाता है, जो फास्ट ट्रेन्स हैं, वहाँ बहुत ही अफसोसजनक दुविधा है, क्योंकि कोई है जो 3-3 घंटे प्रवास करते हैं टू वर्क, फिर वापस जाते हैं। कम पैसे में कैसे जीना, क्या है उनकी दुविधा, वो भी एक स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर बनती है। तो कहीं ना कहीं जब हम यहाँ आपके स्टूडियोज में बात करते हैं तो ये भी समझना पड़ेगा कि आप दूसरे तरफ एक सेंट्रल लाइन की बात करें तो वो कल्याण तक बेटर ऑफ देन द वेस्टर्न लाइन, और तीसरा हार्बर लाइन जो है, जो CST से चालू होता है और वो जाता है गोरेगांव तक। आज जो मुंबई मेट्रोज में इतना प्रगति आई है, वो प्रगति के साथ साथ सभी को अफोर्डेबिलिटी की दृष्टि से भी देखना पड़ेगा कि वो AC लाइंस ले सकते हैं या नहीं। तो मैं मानती हूँ कि सामाजिक दृष्टि पे हाँ ज़रूर फोकस करना है, एजुकेशन, परिवार, अच्छे वैल्यू सिस्टम्स, क्योंकि जब हम कलयुग की बात करते हैं तब ऐसे हादसे देखने मिलते हैं। और जहाँ तक मर्डर का सवाल है, मैं ये भी प्रशंसा करना चाहती हूँ रेलवे पुलिस का, क्योंकि वो एकदम सक्रिय हैं, वो कोई भी बेझिझक अपना काम करती है। और मैंने स्वयं देखा है, क्योंकि मैंने रेलवेज़ के साथ बहुत काम किया है। भाईकला रेलवे स्टेशन में भी जब काम होता था हमारा, मैं हमेशा नोटिस करती थी कि मुंबई में जो रेलवे पुलिस है शायद मुंबई पुलिस से ज़्यादा सक्रिय है। शायद पश्रिचा जी ये कमेंट नहीं पसंद करेंगे मेरा, लेकिन ये मेरे दृष्टिकोण से एज अ मुंबईकर देखने मिलता है। जी, बात बिल्कुल सही है। मुंबई पुलिस भी बेस्ट पुलिस कही जाती है इस देश की। तो सब कुछ है मुंबई में, फिर ऐसी घटना जब होती है तो हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ हम ले रहे हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे थोड़ी सी उस वक्त की जब ये घटना हुई थी, क्या हो सकता था जिसका हमें अफसोस रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई में लोकल ट्रेन में जो एक वारदात हुई, हत्या की वारदात। क्या वो वारदात रुक सकती थी? हमारे साथ PS पसरीचा साहब है, पूर्व DGP हैं महाराष्ट्र के। पसरीचा साहब, क्या उस बच्चे की जान बच सकती थी? देखिए, ये जो प्रश्न होते हैं हाउ व्हाट पोस्टमार्टम में, बड़ा दोनों साइड पे कहा भी जा सकता है कि अगर दूसरे जो पैसेंजर थे अगर उसके बीच में बचाव करके आ जाते उनकी हेल्प करने के लिए तो बच भी सकती थी। अब ये भी कह सकते हो कि पैसेंजर डर गए होंगे कि कहीं वो चाकू है उसके हाथ में, मुझे भी ना लग जाए। यस, वो भी है। तो लेकिन एक बात याद रखिए कि तकरीबन 60 लाख पैसेंजर ट्रिप्स हर दिन होते हैं। उनको 365 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, साल में कितने हुए, और ऐसे इंसिडेंट साल में कितने होते हैं। तो आपको लगेगा कि प्रोबेबिलिटी बड़ी लो है। बाई एंड लार्ज ऐसी चीजें होती नहीं हैं, लेकिन आदमी दारू पिया हुआ, बेसुध पागल। लेकिन वो मेरा प्रश्न जो मैंने शुरू में बोला था, चाकू कैसे वो रख रहा था? कोई भी शरीफ आदमी, आप मैं, क्या हम चाकू रखते हैं क्या अपने पास? तो वो जो एक वहां पर जो प्रिवेंटिव एक्शन है, मेरे ख्याल में पुलिस को वो गियर अप करना चाहिए ऑल ओवर, खास करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट में। और वो रेलवे सबसे ऊपर आती है उस पर, सब लोकल रेलवे, क्योंकि यहाँ पर पॉकेट पिकिंग भी होती थी पहले पुराने जमाने में, चेन स्नैचिंग होती थी, कई बार इस टाइप के झगड़े होके मारपीट हो जाती थी, कई तरह की चीजें होती थी। तो नेचुरली अगर प्रिवेंटिव एक्शन शुरू हो जाए जिसपे नागरिकों के साथ सम्मान पूर्वक उनके साथ कभी कभी चेकिंग की जाए, ये हर एक नहीं हर एक आदमी की जाए, वो संभव नहीं है, वो होना भी नहीं चाहिए। तो अगर तरीके से की जाए, मेरे ख्याल में लोगों का सहयोग लेके अच्छे तरीके से सम्मान पूर्वक, तो लोग भी कोऑपरेट करेंगे। तो फिर उस पर फिर डर पैदा हो जाता है कि मैं पकड़ा जा सकता हूं। तो जो चांसेस हैं हथियार ले जाने के या ड्रग्स ले जाने के या कोई चीज गंदी ले जाने के, वो काफी मिनिमम हो जाते हैं। यू कांट मेक इट जीरो,
पर आप मिनिमम कर सकते हो, रिस्क मिटिगेशन जिसको बोलते हैं। तो ये सर्टन थिंग्स हैं। बाकी एज आई टोल्ड यू कि आजकल के जो तरुण बच्चे हैं या कॉलेज के बच्चे, वो काफी मुंबई में काफी सहयोग देते हैं। दे आर वेरी ईगर टू हेल्प द पीपल। मैंने देखा बड़ी बार कोई अंधा है, कोई बूढ़ा है, कोई डिसेबल्ड है, तो उनको कैसे मदद भी करते, ऐसी बात नहीं है। तो अगर हम सब इकट्ठे मिलकर एक अच्छा एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट तैयार किया जाए, जिसका बेस ही वही हो जो मैं पुरानी बात बार रिपीट करूंगा, जिसमें अपना जो नेशनल कैरेक्टर के साथ लोगों में उत्साह दिया जाए, उनको प्रोत्साहन दिया जाए, और पुलिस भी उनको पूरी तरह पब्लिसिटी दे के बोले कि अगर आप मदद करोगे, आपको डरने की बात नहीं है, आपको हम तकलीफ नहीं देंगे, आपकी जो जिम्मेदारी जो है आप निभाइए, हम भी आपके साथ हैं। तो मेरे ख्याल में अगर पुलिस अगर एक स्टेप लेगी आगे, तो लोग भी आना शुरू करेंगे, फिर दूसरा स्टेप आएगा। इट्स अ स्लो प्रोसेस। ये कोई सर्जरी तो नहीं है कि रात भर में अगले दिन पूरा आदमी सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा, बट इट्स अ होम्योपैथिक प्रोसेस जो स्लो है, स्टडी है, पर श्योर है। तो नेशनल कैरेक्टर इज द प्री रेक्विजिट। अगर हम अच्छे बचपन से एजुकेशन दे के जवानों में वो करके, पुलिस कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जिसको बोलते हैं, पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन पुलिसिंग, हम हमेशा बोलते हैं, मैं हमेशा कहता रहा हूं कि ए पुलिसमैन इज अ सिटीजन इन यूनिफॉर्म एंड ए सिटीजन इज अ पुलिसमैन विदाउट यूनिफॉर्म। तो वी हैव टू बी टुगेदर, हैंड होल्डिंग जिसको बोलते हैं, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। इट्स अ प्रोसेस, इट मस्ट बी सेटल्ड। एंड सबसे अच्छी बात है कि मुंबई सबसे अच्छी इस टाइप के लिए कर्मभूमि है। ओवर जी। तो कुल मिला के बात यहाँ पर यही है कि सामूहिकता की बात है, भरोसे की बात है। अगर एक व्यक्ति के मन में ये भरोसा हो जाए कि बाकी लोग भी सही चीज़ के लिए उसके साथ आएंगे, तो आदमी ज़रूर कदम बढ़ाएगा। और ये भरोसा अगर हम बच्चों में पैदा करेंगे, आम समाज में, जैसा पसीजा साहब कह रहे हैं, नेशनल कैरेक्टर बनाएंगे, तो सब में आएगा, पुलिसमैन में भी आएगा, बाई स्टैंडर्ड्स में भी आएगा। तो हम मिलजुल कर शायद इस तरह की घटनाओं को रोक पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पसरीचा साहब हमसे जुड़ने के लिए। प्रोग्राम में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।